हाँ तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हम आगे चलते हैं। यार इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन की। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा देखो, एक तो आएगा एनएसआर रिएक्शंस, ठीक, और ईएसआर रिएक्शंस, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स की। ठीक है जी, यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हेलो एरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं एनसीईआरटी। एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टाउनवर्ड एनएसआर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके लिए बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। इसके मेनली 4 रीजन है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक करके हम देखने वाले हैं क्यों यार एनएसआर रिएक्शन है उसके लिए एराइल हैलाइड है वो कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, पहला रीजन आता है रेजोनेंस इफेक्ट। देखो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ क्या है, आप ध्यान से देखो तो क्या है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ। ठीक है, और देखो ये है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस होने से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या साहब, देखो ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। अब देखो अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो इसको तोड़ना तो आसान है, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला रीजन तो यही है, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो हम पढ़ भी लेते हैं। इन हेलो एरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन conjugation with pi electron of the ring and the following resonating structure are possible। देखो यार हो क्या रहा है, क्या कह रहा है ये लाइन, देखो जो लोन पेयर है यहाँ या कह दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में, इनके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन कर रहा है यानी रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं यहाँ। देखो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस हुआ तो क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन द हेलो एरीन इज डिफिकल्ट। बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। देन हेलो एल्केन, एल्केन में तो देखो यार सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। हेलो एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड था तो तोड़ना आसान था, अब देखो डबल बॉन्ड आ गया तो मुश्किल हो गया। ठीक है, जैसे यार आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक पेंसिल है उसको तोड़ना आसान है, अब एक की जगह 2 पेंसिल ले लो तो उनको एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, वैसे ही है यहाँ भी। ठीक है, इसीलिए क्या है, कम रिएक्टिव होते हैं एनएसआर के लिए। अब देखो हम दूसरे रीजन पे चलते हैं कि यार एनएसआर रिएक्शन है उसके लिए कम रिएक्टिव क्यों है हेलो एरीन। तो देखो दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखो यहाँ जो कार्बन है हेलो एरीन में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जबकि एल्काइल हैलाइड जो था उसमें जो कार्बन था ये उसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3। यहाँ क्या है साहब, sp2, जो हेलो एरीन है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है sp2, जबकि एल्काइल हैलाइड में क्या था sp3। अब देखो sp2 होने से होगा क्या, देखो यार कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इससे होगा क्या, देखो sp2 है तो क्या है इसकी En ज्यादा है, sp3 की तुलना में क्या है इसकी En ज्यादा है। En ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपने पास खींच रहा होगा, जिससे क्या है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, यार किसी की भी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन है, देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है यहाँ वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ठीक है, एक बार वापस देखो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, यहाँ क्या है साहब, इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2। अब देखो sp2 होने से क्या हुआ, इसकी En ज़्यादा होगी, En ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिससे क्या है बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा साहब। अब देखो यार एक बार एनसीईआरटी की भी रीडिंग मान लेते हैं। ठीक है, जो पढ़ा है वही है एनसीईआरटी में भी, एक बार देख लेते हैं हम, है ना। इन हेलो एल्केन, देखो हेलो एल्केन है उसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। ठीक है, तो देखो इन हेलो एल्केन द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि हेलो एरीन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो वाइल इन द केस ऑफ द हेलो एरीन द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ ग्रेटर एस कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको समझाता हूँ, देखो यहाँ देखो एस कैरेक्टर कितना है, 25% है साहब। ठीक है, यहाँ एस कैरेक्टर 25% है। ठीक है, तो अच्छे से समझाते हैं, देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है उसमें एस कितना है, 25% है, बाकी 75% क्या हुआ, पी हो गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 33% है साहब क्या एस, और बाकी जो पी है, सॉरी sp2 में है ना, बाकी जो पी है वो बचा 66%। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ, sp2 में एस करेक्टर ज्यादा हो गया, और एस करेक्टर ज्यादा हो गया यानी en भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यार sp3 में एस करेक्टर थे 25%, sp2 में 33% हो गया। ठीक है, तो देखो en भी ज्यादा होगी। ठीक है, एस करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। carbon in halo alkane with less s character, thus the carbon chlorine bond length in halo alkane is 177, काम की नहीं है, ठीक है, याद नहीं रखनी है ये वैल्यू, while the halo arene is 169, थोड़ी कम होगी। और देखो अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो यार बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो वही है सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड देन द लॉन्गर बॉन्ड, छोटे बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, बड़े को तोड़ना आसान है, तो वही देयरफॉर हैलो एरीन आर लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन डाउनवर्ड एनएसआर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हम तीसरे रीजन पे चलते हैं। मान लो यार यहाँ एनएसआर रिएक्शन भी हो जाती है। देखो दो तरह की एनएसआर रिएक्शन होती है, SN1 और SN2। ठीक है, तो SN1 अगर हो भी जाती है तो देखो SN1 में क्या होता है, पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बो और क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। एक बार वापस देखो क्या, देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और वहां क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो मान लो यार ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाए और कार्बोकेटाइन भी बने, तो यार ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, देखो SN1 की कंडीशन क्या है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल होना चाहिए साहब, ये तो अनस्टेबल है। पहली बात देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे ही अनस्टेबल है, और दूसरा यहाँ रेजोनेंस भी नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होता है, जो फिनाइल केटाइन बना है वो भी अनस्टेबल होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती है यहाँ। ठीक है, कहोगे SN2 हो जाएगी, तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत है देखो SN2 है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रिपल्सन दे रहे हैं, और ये जो रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी रिपल्सन देगा, तो यहाँ भी दिक्कत है साहब। ठीक है, SN2 में भी दिक्कत है और SN1 में भी दिक्कत है। एक बार वापस देखो SN1 में तो क्या दिक्कत है कि देखो SN1 की कंडीशन क्या आती है, जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल बने, तो देखो बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो कार्बोकेटाइन बन भी गया, जिसे हम फिनाइल केटाइन कह रहे हैं, वो अनस्टेबल है साहब, ये कोई स्टेबल नहीं है, एक तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है, दूसरा क्या है, जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पॉजिटिव आ गया, तो ये भी क्या है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब आप कहोगे SN2 करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो देखो SN2 में भी बड़ी दिक्कत है। देखो एक तो क्या दिक्कत है कि जो हेलोजन है उसमें वो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो देखो एक यहाँ समझा देता हूँ, देखो ये जो हेलोजन है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपल करेगा। और ये जो बेंजीन रिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये भी रिपल्सन देगा, तो यार यहाँ भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको, है ना, अटैक करने में, तो इसलिए SN1 भी नहीं होती और SN2 भी नहीं होती। ठीक है, तो यार बाकी के दो फैक्टर तो है ही फिर उसके साथ साथ इनके साथ, कि देखो यार एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, तो इसको तोड़ना भी मुश्किल ही है, और ये छोटे बॉन्ड है तो इसलिए भी तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, फिर NCERT में भी ये लिखा हुआ है, इस वाले में बात की गई है SN1 की, इसमें SN2 की। ठीक है, तो देखो इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। ठीक है, तो फिनाइल केटाइन बनेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ ये फिनाइल केटाइन बनेगा वो क्या होता है, इनस्टेबल होता है, या कह दो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ हेलो एरीन द फिनाइल केटाइन फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इन इज रूल्ड आउट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। ठीक है, तो देखो यार SN2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, ये बड़ा मुश्किल है कि देखो यार हेलोजन, जो हेलोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको रिपल्सन देंगे, तो यार ये भी नहीं हो सकती, SN2 भी नहीं हो सकती। ठीक है, देखो यार हमने ये तो देख लिया कि जो हेलो एरीन है उसमें NSR रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि एक बार NSR रिएक्शन तो देखो कैसे होगी, एक क्लोरोबेंजीन ले लेंगे हम, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन देखो, क्लोरोबेंजीन एक हेलो एरीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर पे। ठीक है, देखो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623 केल्विन, ये भी याद रखना यार, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 ATM। ठीक है, तो क्या होगा, फिर NSR रिएक्शन होगी। ठीक है, OH माइनस आएगा यहाँ से,
ये क्लोरीन हटेगा और OH यहाँ लग जाएगा, यानी फिनॉल बन जाएगा। ठीक है जी। एनसीईआरटी पढ़े तो देखो, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ 223 केल्विन और प्रेशर 300 ATM। ठीक है, तो यार इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ यार ये कंडीशन बहुत ही मुश्किल है जनरेट करना। ठीक है, 300 ATM प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर। तो यार हम क्या कर सकते हैं, अगर यार ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर कम टेम्परेचर है उस पर भी काम चल जाएगा। देखो ऐसा क्यों, मान लो यार हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो इससे, तो क्या होगा साहब, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल है, उसको चाहिए क्या चाहिए यार, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, ये तो है ना, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। देखो न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा यार कोई इसे ले ले, तो अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लग गया तो ये रिएक्शन थोड़ी आसान हो जाएगी ना जी। ठीक है, ये लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 की हम बात करें, इट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो एरीन। ठीक है, तो यार देखो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पेरा या ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें तो क्या है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। कैसे, देखो दो तरीके हैं। एक तो देखो, एक तो क्या है यार, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। देखो NO2 है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो -M होता है और एक होता है -I। ठीक है, तो यार क्या है, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज तो चाहिए ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास ही बहुत है, तो ये जो अटैक है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है ये, है ना। एक और काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो काम। देखो NO2 है, वो क्या कर रहा है, देखो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो देखो, अब देखो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो यार ये देखो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो देखो ये है, देखो यहाँ ये है OH-, ये अटैक करेगा साहब, और ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑर्थो पे। देखो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पे। ठीक है, अब देखो वापस से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब किस पे, पेरा पे, पेरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये सेम होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नेगेटिव चार्ज अब आ जाएगा ऑर्थो पे। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो देखो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ आ रहा है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या पेरा पे आ रहा है। ठीक है, मेटा पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। अब देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अगर हम नाइट्रो ग्रुप है NO2, वो लगा देते हैं ऑर्थो पे, तो देखो ऑर्थो पे है, आ रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पे, इसके साथ क्या है, कुछ रेजोनेंस NO2 है वो भी दिखाता है, जिससे क्या है नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ऑर्थो पे हम NO2 लगा दे तो यहाँ क्या है, यहाँ भी थोड़ा रेजोनेंस होने लग जाता है। देखो यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या है, यहाँ भी रेजोनेंस हो जाता है, होने लग जाता है। तो नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज कर देता है NO2। ठीक है, देखो अगर पेरा है, पेरा पे NO2 लगा दे तो भी सेम होगा, तो भी क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पेरा पे भी आएगा, तो NO2 क्या है, इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, देखो यार ये क्या कर रहा है, जो NSR है उसके लिए रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। देखो NO2 है, इसको अगर हम ऑर्थो और पेरा पे लगाएं तो जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज कर रहा है ये, यानी NSR है उसके लिए रिएक्टिविटी ये बढ़ा रहा है। वो ऐसा क्यों है, मान लो यार कोई रिएक्शन है, ठीक है, कि रिएक्शन हो रही है, उसका कोई इंटरमीडिएट है, उसकी अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो देखो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी ना यार। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ऑर्थो और पेरा पे अगर हम NO2 लगा रहे हैं, ठीक है, ऑर्थो और पेरा पे अगर हम NO2 लगा रहे हैं तो इसे हो क्या रहा है, NSR रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है ये। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, इसको स्टेबलाइज कर रहा है कौन, NO2। ठीक है, लेकिन अगर NO2 को हम मेटा पे लगाएं तो देखो नेगेटिव चार्ज तो आ ही नहीं रहा यार मेटा पे, तो इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, यानी मेटा पे अगर NO2 लगाएं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो NO2 हमने पेरा पे लगा दिया। ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ी यार, टेम्परेचर अगर हम 443 केल्विन ले तो भी ये रिएक्शन होने लग गई। अब हमने क्या किया, एक NO2 पेरा पे तो लगाया था, एक ऑर्थो पे भी लगा दिया NO2। ठीक है, और रिएक्टिविटी बढ़ गई और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होने लग गई। अब हम क्या करते हैं साहब, दोनों ऑर्थो पे
दोनों ऑर्थो पे और पेरा पे, ठीक है, एक पेरा है उस पे NO2 लगा देते हैं, तो क्या है भाई, अगर हम वार्म वाटर के साथ भी, वार्म वाटर गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन कराएं तो भी हो जाएगी, इतनी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी फिर, है ना। वो क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट इज प्रोनाउंस व्हेन group NO2 group is introduced at ortho or para position. However, no effect on reactivity of the haloarine is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. अगर हम मेटा पे लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम देख चुके हैं क्यों, ठीक है। तो यार कुल मिला के आपको कुछ समझ में नया भी आया तो इतना याद रखना कि जो NO2 है, यानी कोई NO2 या कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है, अगर ऑर्थो और पेरा पे हम लगा देते हैं तो क्या करता है, जो NSR है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन मेटा पे यार कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। देखो जो हैलोजन है वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग तो होते ही है, क्यों साहब, क्योंकि देखो ऑर्थो और पेरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है और ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग तो है हैलोजन। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो हैलोजन है वो -I इफेक्ट भी दिखाते हैं, यानी क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये जो बेंजीन रिंग है उसे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम कर रहे हैं, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है। तो यार ये ESR दिखा देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ऑर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज तो है, तो ESR तो दिखा देंगे, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें बेंजीन से, तो बेंजीन ज़्यादा बेहतर तरह से ESR दिखाती है, क्यों, क्योंकि देखो यार बेंजीन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, लेकिन कोई -I इफेक्ट तो दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो यार ये क्या है, ये ज़्यादा बेहतर ESR दिखाती है बेंजीन किससे, क्लोरोबेंजीन से। क्यों, देखो क्लोरोबेंजीन के साथ एक अच्छी बात तो ये है कि देखो ये रेजोनेंस कर रहे हैं, जिससे ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, यानी ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, -I भी दिखाते हैं, ठीक है। और हैलोजन है उसका -I क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट की तुलना में, ठीक है। क्या है यार, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच भी रहे, यानी जो बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बेंजीन की बात करें तो यहाँ कोई -I इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ भी अच्छी, तो ESR की हम बात करें तो बेंजीन ज़्यादा बेहतर दिखाता है। बाकी यार ये भी दिखाई देंगे क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर नेगेटिव चार्ज तो है ही, ठीक है। और ये बहुत है यार ESR इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है जी। देखो हम कौन कौन सी ESR रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आगे पढ़े हम, हेलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, देखो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग भी है -I इफेक्ट की वजह से, इज ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग, ठीक है। बाकी ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो और पेरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द हेलोजन एटम, ठीक है। द ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ वी कंसिडर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हेलो बेंजीन, ठीक है। देखो ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग क्यों है, तो आपको ये समझ में आ ही गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पेरा पे ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मोर एट ऑर्थो और पेरा, ठीक है। ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है मेटा की तुलना में, ठीक है। मेटा है वहाँ तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं रही, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज है वो आ ही नहीं रहा है, केवल ऑर्थो और पेरा पे आ रहा है, तो वही बात कर रहा है ये। फर्दर हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स -I इफेक्ट, है ना, हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, तो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर रहा है। एज रिजल्ट द रिंग गेट सम वाट डीएक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू द बेंजीन, तो देखो बेंजीन के कंपेरिजन में क्या है, डीएक्टिवेटिंग हो जाती है रिंग, ठीक है। तो बेंजीन ज़्यादा बेहतर क्या ESR शो करता है, यही लिख रखा है, वो हमने समझा ही दिया क्यों, ठीक है। हैंस द इलेक्ट्रो ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हेलोएरीन अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एट द कंपेयर टू द बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से हम कंपेयर करें तो देखो बेंजीन में क्या है, थोड़ी फास्ट होगी और आसानी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हेलोएरीन में बात करें तो थोड़ी स्लो होगी यार, और थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन भी हमको चाहिए होगी, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके सभी ESR रिएक्शन देखने वाले हैं क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। एक एक करके हम सभी ESR रिएक्शन देखने वाले हैं क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। देखो यार ESR रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है ये आपको पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलोजिनेशन की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहब हेलोजिनेशन की। देखो होगा क्या है, ध्यान से देखना, क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन किसी हेलोजन जैसे क्लोरीन से करा दी,
ठीक है, कोई किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अच्छा यार, ये लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड यानी होता है कोई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, और ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर देता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो यार यहाँ लुईस एसिड है FeCl3। ठीक है, देखो AlCl3 है, ये भी क्या होता है? लुईस एसिड ही होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं होता क्या है। देखो जो क्लोरीन क्लोरीन है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ है लुईस एसिड, मान लो FeCl3 है। ठीक है, तो FeCl3 है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट कर दिए जाएंगे FeCl3 को, और बन जाएगा FeCl4 माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बचा क्या? Cl पॉजिटिव, और यही होता है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ। ठीक है, हुआ क्या एक बार वापिस देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिए गए लुईस एसिड को। ठीक है, जैसे यहाँ था FeCl3, अब FeCl3 है, इसको Cl माइनस जुड़ा इससे और बन गया FeCl4 माइनस, और यहाँ क्या बचा? Cl पॉजिटिव, जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो देखो यार यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बना Cl पॉजिटिव। अब देखो यहाँ ये क्या है? ऑर्थो और पेरा पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट मिल गए। अब दोनों में से स्टेबल कौन है? तो देखो ध्यान से देखना, दोनों में से स्टेबल कौन है? तो देखो यहाँ हम देखें तो जो क्लोरीन क्लोरीन है इनके बीच में रिपल्सन भी हो रहा होगा, और देखो ये जब क्लोरीन यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ देखो थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस भी फेस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन लग रहा है, लेकिन यहाँ तो वो भी फेस नहीं कर रहा। तो देखो जो पेरा प्रोडक्ट है वो मेजर होता है यहाँ। ठीक है, क्यों? देखो यार ये बहुत दूर दूर है, तो देखो रिपल्सन भी नहीं हो रहा है यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है, और जब अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की। देखो नाइट्रेशन वही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, दोनों मिलके जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं वो है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यार हम समझते हैं NO2 पॉजिटिव कैसे जनरेट हुआ। ज़्यादा काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये H+ डोनेट करेगा, है ना। HNO3 है, इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे देखो H+ आ गया, इसने H+ डोनेट कर दिया, और ये जो ऑक्सीजन है इसको अपना लोन पे डोनेट करेगा और ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखे तो ऑक्सीजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और 3 बॉन्ड और बन गए ऑक्सीजन के, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, वहाँ से वाटर निकल जाता है और NO2 पॉजिटिव बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखो याद रखो तो रख लेना, बाकी ये जरूर याद रखना यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, मैकेनिज्म एक बार और बता देता हूँ। देखो H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H+ डोनेट करता है। अब देखो HNO3 है, इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल होगा तो वाटर बाहर निकला और इलेक्ट्रोफाइल बन गया NO2 पॉजिटिव, ये जरूर याद रखना। ठीक है, अब तो आसान है यार, ये ऑर्थो और पेरा पे जाके जुड़ जाएगा। पेरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, किससे? ऑर्थो से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्सन भी कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। ठीक है, देखो सल्फोनेशन में क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है SO3 जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो जो SO3 है वो ऑर्थो और पेरा पे जाके जुड़ जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। पेरा वाला मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। ठीक है, अब देखो एक बार मैं ये भी बता देता हूँ कि SO3 कैसे जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, अब देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यानी बहुत सारे H2SO4 है। ठीक है, तो देखो जो 2 मॉलिक्यूल होंगे H2SO4 के, यहाँ जैसे हम मान लेते हैं, तो देखो एक क्या करेगा? H+ डोनेट कर देगा, इसने H+ डोनेट कर दिया साहब। ठीक है, अब देखो इसने जो H+ डोनेट किया, देखो यहाँ क्या है स्ट्रक्चर में, देखो तो ऑक्सीजन है, उस पर क्या है? लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहाँ देखो तो ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या वाटर बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ भी क्या है? एस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये भी थोड़ा अनस्टेबल हो गया, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा यहाँ। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए। ठीक है, तो देखो यार ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और SO3 ये बन जाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, हम यूज करते हैं इसे। ठीक है, सल्फोनेशन में। ठीक है, तो यार ये आप याद रखो या ना रखो, ये याद जरूर रख लेना कि जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो SO3 होता है, SO3 पॉजिटिव नहीं, केवल SO3। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या होता है? क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड से कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में।
ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, देखो देखो ये है CH3Cl, लुईस एसिड होगी कोई LCl3। अब देखो हुआ क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसे डोनेट कर दिए जाएंगे और बन जाएगा AlCl4 माइनस, और यहाँ क्या बचा साहब, CH3 पॉजिटिव जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये होता है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, एक बार वापस बताता हूँ। देखो हमने क्या लिया, एक लुईस एसिड ले लिया, कौन सा, AlCl3। इसको क्या चाहिए भाई, कहीं से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए कहीं से, है ना। इसकी रिएक्शन हम करा दी CH3Cl से। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे यहाँ और बन जाएगा AlCl4 माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और जो CH3 है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये है साहब हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, CH3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑर्थो पे जाके जुड़ सकता है और पेरा पे भी जुड़ सकता है, लेकिन पेरा वाला मेजर बन जाएगा, है ना। क्यों बनेगा ये पता है ये आपको। ठीक है जी, अब देखो यार ये जो रिएक्शन है इसका पूरा नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो बेंजीन रिंग है उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन आती है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होगा, एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। देखो एसाइल ग्रुप होता है ये क्या है, ये जाके जुड़ जाएगा कहाँ, बेंजीन रिंग में। ठीक है, देखो यार ये ऊपर वाली तो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और नीचे वाली हो जाएगी एसाइलेशन। देखो यहाँ क्या होगा, बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम कोई किसी एसाइल क्लोराइड से कराएंगे। ये है साहब एसाइल क्लोराइड एक। ठीक है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में देखो होगा क्या, सेम ये देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए जाएंगे और AlCl4 माइनस बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, ये अटैक करेगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, फिर इस तरह से सभी ये सारी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, एक दो चीज़ और है यार जो हम देख लेते हैं, जैसे रिएक्शन विद मेटल। तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स की। ठीक है, देखो यहाँ दो रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, देखो वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है। देखो वुड्स में क्या हो रहा था, ठीक है, हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया था 2 मोल। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले लिया था, सोडियम से रिएक्शन कराई थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हुआ क्या था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, NX यहाँ से निकल गया था और R ने मिलके बॉन्ड बना लिया था, इस तरह से एल्केन बन गया था। अब देखो यहाँ क्या होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम तो होगा ही, और यहाँ एराइल हैलाइड भी होगा। ठीक है, एक एराइल हैलाइड भी होगा। तो होगा क्या, देखो वही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, NX बाहर निकल जाएगा, 2 मोल NX निकल गया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ से ये निकला, यहाँ से निकला। ठीक है, अब देखो जी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से X निकला, यहाँ से भी X निकला और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, 2 मोल एराइल हैलाइड होंगे। ठीक है, 2 मोल एराइल हैलाइड होंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये एराइल हैलाइड है ना, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, यहाँ भी दूसरे एराइल हैलाइड लोगों उसमें फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, आपस में मिलके ये डाई फिनाइल बना लेंगे, तो इस तरह से यार फिटिंग रिएक्शन भी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो उम्मीद है यार आपको समझ में आ गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। देखो फिटिंग रिएक्शन को एक बार वापस देख लें। देखो क्या किया हमने, 2 एराइल हैलाइड लिए। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये Na मतलब सोडियम के साथ X निकल गया बाहर। ठीक है, और देखो यहाँ क्या हुआ, फ्री रेडिकल बने। ठीक है, यहाँ एक फ्री रेडिकल बन गया, 2 मोल है तो दूसरा भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, आपस में मिलके बना लेंगे डाई फिनाइल। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन खत्म होगी दोनों के दोनों। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से वीडियो खत्म होता है। ठीक है, देखो अगला वीडियो जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम बात करेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना यार। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।